हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फॉर्मल लेक्चरर। आज हम लोग जो आपका क्लास 10 साइंस है चैप्टर फर्स्ट, इसका जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, इसके पूरे चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, सारा कुछ देखने वाले हैं। और ये वीडियो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको नहीं आ रहा हो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। पहला नंबर जो हमारा, पहले हम लोग देखेंगे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है किस प्रकार की है, जो ये आपकी अभिक्रिया है ये किस प्रकार की है आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी आपका है वियोजन अभिक्रिया एंड डी आपका है विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ क्या हो रहा है आप लोग जानते हो। देखो यहाँ जो है केवल एक चीज हो रहा है कि जो Fe2 है वहां से O3 हटकर Al2 के साथ जुड़ जा रहा है। तो यहां क्या हुआ ना कि यहां विस्थापन अभिक्रिया होता है, क्योंकि ये अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। बहुत आसान है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया, यहाँ जो आपका O3 है ये यहां से विस्थापित होकर Al2 के साथ जुड़ गया, यानी कि इसके साथ जुड़ गया, बस। तो यहां विस्थापन हुआ ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 प्लस 2H2O प्लस Y गिव्स आउट 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। रासायनिक अभिक्रिया में Y है, यहां आपको Y बताना है। देखो Y को आप कैसे बताओगे, देखो जितने आपके इधर हैं, जैसे आपका Fe है 2Fe है, तो इधर भी आप देख सकते हो 2Fe है, ठीक है। अब देखो यहाँ Cl कितना है, Cl3 है, यानी कि 3, इधर 2 यानी कि 6 है। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 दूनी 4 एंड 2 6 है, ठीक है। अब यहाँ एक बात है, यहाँ O कितना है, O आप देख सकते हो 2 है और यहाँ 4 है, ठीक है। और यस इधर है नहीं, इधर S। तो ये जो आपका S एंड जो आप लोगों का SO2 है, यहाँ S ज्यादा है और O2 ज्यादा है, तो Y का जो वैल्यू होगा वो SO2 होगा। क्या होगा, SO2। कैसे, जितने भी प्रोडक्ट आपके इधर हैं उतना इधर है, लेकिन जहां SO2 इधर ज्यादा है, इधर केवल SO2 ज्यादा है, इधर Y का वैल्यू SO2 हो जाएगा। इधर SO2 ज्यादा है, इधर SO2 कम, यानी कि अभिकारक में SO2 कम है और उत्पाद में SO2 ज्यादा है, तो वही आपका Y की वैल्यू हो जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, डी ऑप्शन है आयरन लवण एवं जल बनता है। देखो जो आपका लोहे का चूर्ण है, लोहे के चूर्ण पर अगर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालोगे, तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप पढ़ाया है, तो हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं, मैंने आपको 3 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर में बहुत कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें 5 से 6 जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उतना बताया जाएगा। लेकिन इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, जब ज्यादा आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो फिर आप लोगों को दूसरा चैप्टर बहुत जल्दी पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अब अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, और अति लघुत्तरीय प्रश्न में हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीआईएमपी क्वेश्चन है आपका अति लघुत्तरीय में। याद रखना, जितनी चीजें बताई जा रही हैं उससे बाहर नहीं आएंगे। आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, इस वीडियो में बताया जाएगा। वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन है उसे साफ क्यों किया जाता है, तो समझो मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका हवा है यानी कि वायु है, इसमें ऑक्सीजन होता है। अब जो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, तब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा तो उसके ऊपर एक लेयर यानी कि परत या सतह चढ़ जाती है, तो फिर उतना जल्दी जलता नहीं है, दहन नहीं होता है।
तो अब मैं आपको समझाता हूं कि मैग्नीशियम रिबन की सतह जो है पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रगड़कर साफ कर लिया जाता है, क्योंकि जब हम इसे साफ कर लेंगे तो दहन जो है जलेगा बहुत आसानी से। इसीलिए हम लोग जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह चढ़ जाती है, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड को सतह को हम लोग रंगमान से रगड़ कर साफ कर लेते हैं ताकि आसानी से दहन हो सके। ये हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट है जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। आई होप कि आप लोग याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा वाला देखने वाले हैं, जो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न है। दूसरा देखो, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। जो लोहे की वस्तुएं होते हैं उन्हें हम पेंट क्यों करते हैं। तो जो लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उसकी अभिक्रिया जो वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती। मैंने बताया है कि जो वायु है, वायु में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये भैया जब अभिक्रिया कर लेता है तो उसमें जंग लगने लगता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उसकी अभिक्रिया जो है वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है तथा वह जंग लगने से बच जाता है। तो जब जंग लगने से बच जाएगा तो फिर लोहे मतलब लोहा जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। पेंट आप जैसे ही खराब हो दूसरा लगा दो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो लोहे की वस्तुएं हैं उन्हें हम लोग पेंट कर देते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो यहाँ आपको मैंने बता दिया कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से जो उसकी वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती, क्या नहीं हो पाती, अभिक्रिया, तथा वह जंग लगने से बच जाता है। अब देखो अगला नंबर क्वेश्चन, यहां समझो। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखो नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो तेल एवं वसायुक्त, जो तेलों से बनाए जाते हैं सामान और वसाओं से, तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। क्यों? क्योंकि समझना ऐसा है, क्योंकि ऐसा करने से खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित नमी व उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होती। देखो जब हम लोग उसे खाली रख देंगे तो फिर वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है, सभी को पता है, तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है, ठीक है। अब जब ऑक्सीकृत हो जाएंगी तो वो खराब होने लगती है और इस प्रकार खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर हम नाइट्रोजन में रखेंगे तो उसे मतलब लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। बहुत आसान है। देखो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से ये खाद्य पदार्थ जो है वायु में उपस्थित नमी से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होती। क्योंकि भाई आपको पता है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होता है वायु में, तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया भी करती हैं और ऑक्सीकृत नहीं होती क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती हैं, और इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जा सकता है। ये मैंने आपको तीन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या समझा दिया, अति लघुत्तरीय, ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो आई होप कि आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघुत्तरीय पढ़ाया गया समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वैसे मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिया है, अभी आप लोग देखते रहो, आपका लघुत्तरीय भी आएगा, दीर्घोत्तरीय भी आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों को। लघुत्तरीय प्रश्न में आप देखो जो हमारा पहला नंबर प्रश्न है वो देख सकते हो कि ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर समझाइए। देखो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी को अभी मैं आपको समझाऊंगा और ऊष्माशोषी को भी समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। पहले मैं आपको समझा दूं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जैसे अभिकारक हैं, उनकी अभिक्रिया कराई गई तो उत्पाद का निर्माण तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, मतलब ऊष्मा भी निकलती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तब, लेकिन पहले आपको मेथड समझ में आ जाना चाहिए कि ऊष्माक्षेपी मतलब होता है कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होना। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, उदाहरण समझो। जैसे जब आप लोग क्या करोगे, मेथेन यानी कि जो आपका CH4 होता है, CH4 किसका सूत्र है, मेथेन का, उसकी हम लोग अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से।
ये दोनों भाई गैस की अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, अब जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ आपका बनेगा CO2, ये भी गैस की ही अवस्था में पाई जाती है, प्लस यहाँ 2H2, ये भी एक प्रकार से भाप जैसा निकलता है, तो गैस की अवस्था में पाई जाएंगी। प्लस मैंने कहा है कि उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो यहाँ आप प्लस लगाकर ऊष्मा लिख दो। तो यहाँ अगर आप प्लस लगा के ऊष्मा लिख दोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही है, यानी कि हमें प्रोडक्ट मिल गया CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें पानी यानी कि जल मिला, और उसके साथ साथ हमें क्या मिला, ऊष्मा, ऊष्मा भी निकल रही है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आपको बताना है। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा यानी कि ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा मतलब होता है ऊष्मा, चाहे ऊष्मा कहो चाहे ऊर्जा कहो, अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है शोषी, तो शोषी का मतलब होता है शोषण होना, अवशोषित होना। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर समझाया जाए तो इसमें ऊष्मा क्या होगा, निकलेगा नहीं, बल्कि उसमें माइनस होगा। माइनस का मतलब अवशोषित होगा। जब हम N2 को प्लस O2 के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ 2NO बन जाता है, और यहाँ हमारा माइनस ऊष्मा होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा। इसमें प्लस ऊष्मा होता है और इसमें माइनस ऊष्मा होता है। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया समझ में आ गई होंगी, कोई भी छोटा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। लिखा क्या है पहले आप ये देखो, निम्न की परिभाषा तथा उदाहरण भी दीजिए। अब आपके सामने लिखा हुआ है दो चीजें, एक है संक्षारण, दूसरा है विकृत गंधिता। तो संक्षारण और विकृत गंधिता बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप समझो संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है संक्षारित होना, यानी कि धीरे 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 समाप्त होना। जैसे जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कोई भी धातु है जब जहां अम्ल है, आर्द्रता मतलब नमी आदि के संपर्क में आएगी तो क्या होगा, तब यह संक्षारित होती हैं, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ, जैसे हम लोग चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण। जब हम इसे चढ़ाते हैं तो वो संक्षारित होने से बचती हैं। तो भाई आप समझ लो, चांदी के ऊपर काली परत, जैसे ये संक्षारित मतलब होता है कि यहाँ चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती हैं। ठीक है, तो जब काली परत चढ़ जाएंगे तो वो संक्षारित होने लगती हैं। व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, क्या चढ़ना, ये इसके बहुत प्रमुख उदाहरण हैं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है सारे क्वेश्चंस। अगला देखो जो हमारा दूसरा है वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब होता है जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ, जो वसा होती है तेल में जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तो उनमें से एक विशेष गंध आने लगती है। ठीक है, और तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेंगी तो वो ऑक्सीकृत होंगी, और ऑक्सीकृत होंगी तो फिर वो खराब होने लगती हैं, और उनका जो गंध आने लगता है उनमें से, उन पदार्थों में से। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं, जो अचार होता है, अचार व मुरब्बो या मुरब्बा का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना,
ये भी एक प्रमुख उदाहरण है जो कि विकृत गंधिता का। तो यहाँ से संचारण और विकृत गंधिता आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। हम लोगों ने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न देखे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद कर लोगे तो फिर इससे बाहर लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं आएंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए आप लोग तैयार हो जाओ, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका एक ही प्रश्न बनेगा, अगर इस चैप्टर से बनेगा तो इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। दीर्घ उत्तरीय के लिए बता रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा, 100% मैं आपको बता रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक को 2 उदाहरण देकर समझाइए। सबसे पहले आपको बताना है कि आपका जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, वो क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, जैसे एक पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ हो, वो जब आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए समझो तो जैसे आपका Mg है, मैग्नीशियम Mg प्लस 2HCl, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि 2HCl। अब ये जो हमें देखो, ये आपकी 2 पदार्थ आपस में क्रिया करी तो यहाँ हमारा नया पदार्थ बनेगा, प्रोडक्ट MgCl2। ये क्या है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हमारा H2 है, ठीक है। और ये हमारा ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ये आपका क्या है, दिस इज आपका अभिकारक। क्या है, अभिकारक। ये सब दर्शा देना, अभिकारक है। और ये हमारा उत्पाद है, अभिकारक और उत्पाद। इनके बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे पहला संयोजन अभिक्रिया, मैं सारे प्रकार को नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप लोग सर्च करके देख लेना। जैसे मैं आपको संयोजन अभिक्रिया समझाता हूं और मैं आपको नाम बताऊंगा। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर अणु जो है जुड़कर केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं, एक ही प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए आप 2Na ले सकते हो। 2Na मतलब होता है आपका सोडियम और प्लस Cl2 आप ले सकते हो, क्लोरीन, और ये आपका NaCl बना लेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड 2NaCl। ये होता है सोडियम क्लोराइड जिसे नमक कहा जाता है। ये आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया। सेकंड नंबर आप भाई देखो, यहाँ आप हेडिंग डालना, आप सेकंड नंबर लिख सकते हो। कई सारे प्रकार है वियोजन अभिक्रिया का। वियोजन अभिक्रिया, आप वियोजन अभिक्रिया हेडिंग डालकर वियोजन अभिक्रिया के बारे में अच्छे से बता देना, ठीक है। ये आप दूसरा हेडिंग लिख सकते हो। इन सारी चीजों को पढ़ाया गया है, आप सर्च कर लेना, वियोजन अभिक्रिया बाय श्रवण लेक्चरर, संयोजन अभिक्रिया बाय श्रवण लेक्चरर, सारी चीजें पढ़ाया गया है। तीसरा जो आप लिख सकते हो, जैसे आपका है विस्थापन अभिक्रिया। ये सारी चीजें आप सर्च कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। विस्थापन अभिक्रिया 4-5 अभिक्रिया आप लिख देना आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा। ये तीसरा आप हेडिंग डाल देना, सारी चीजें पढ़ाया गया है, सर्च करके सारी चीजें पढ़ लो। चौथा जो आप लोग लिख देना वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर 5 ही अभिक्रिया लिख दोगे तो भी एग्जामिनर फुल मार्क देगा, कोई दिक्कत नहीं है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। और आप लिख सकते हो, जैसे मैं एक और बता देता हूं, वैसे तो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, जैसे अभी मैंने पढ़ा है उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, उसे भी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। 5वां आप लिख सकते हो रेडॉक्स अभिक्रिया। तो भाई ये इतनी अभिक्रियाओं के द्वारा आप ये क्वेश्चन पूरा लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, इससे बाहर नहीं। तो इतना अगर आप अभिक्रियाओं को डिस्कस कर लोगे तो ये पूरा क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके बाहर आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये था आज का हमारा पहले चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो। अब हम लोग दूसरा चैप्टर अगले दिन देखेंगे। ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ, नोट कर लेना सारे क्वेश्चंस को। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।